नमस्कार। मैं दिलीप राठौड़, एमए हिंदी, नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाइड। मैं जेआरएफ क्वालिफाइड 2016। मैं 2016 में नेट को मैं जेआरएफ से क्वालिफाई किया था। तो आज मैं आप लोगों को समक्ष नेट एग्ज़ाम और हर स्टेट का अपना सेट एग्ज़ाम हिंदी विषय से कैसे पास किया जाता है और हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अभी जो नेट एग्ज़ाम को बैठने वाले स्टूडेंट और सेट एग्ज़ाम को बैठने वाले स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर एक विषय लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को कैसे इस एक नेट एग्ज़ाम को पास करने का एक स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। क्यों? मैं खुद अपना अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। मैंने नेट एग्ज़ाम को 2016 में मैंने जेआरएफ क्लियर किया था। तो एक अपना अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। क्या होता है कि अभी नए नए जो विद्यार्थी आए हैं, जैसे एमए क्लियर करके जो नेट एग्ज़ाम को बैठ रहे हैं, जो सेट एग्ज़ाम को बैठते हैं, उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। देखो, आप हिंदी से अगर नेट एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। आप सोच रहे हो कि 1 महीना 2 महीना मैं पढ़ लूँगा और नेट एग्ज़ाम पास कर लूँगा और सेट एग्ज़ाम को मैं पास कर लूँगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप नेट एग्ज़ाम या कोई स्टेट का सेट एग्ज़ाम अगर आप बैठ रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 और 2 महीना का पसीना नहीं बहाना यहाँ पर नहीं है, 2 महीने की मेहनत नहीं है। आपको मिनिमम मिनिमम मेरी तरफ से कहता हूँ कि 5 महीना तो आपको देना पड़ेगा। मिनिमम 5 या 4 महीना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपका क्या है, आपका नेट एग्ज़ाम, आपका कोई भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम आप हिंदी से क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाई क्या कर सकते हो, आप जेआरएफ पास हो सकते हो। तो इसके लिए क्या है, मैं अपना अनुभव आपको शेयर करूँगा। देखिए, नेट एग्ज़ाम हम जब दे रहे हैं तो आपके सामने सिलेबस को समझना पड़ेगा आप लोगों को। जब हमने 2016 में जब 16 में दिया था तो हमारा उस टाइम पे पेपर 3 पेपर थे। आज क्या है, 2 पेपर हो चुके हैं, आप सबको मालूम है। तो इसलिए क्या है, अभी थोड़ा नेट एग्ज़ाम बहुत ईजी हो चुका है। नेट और सेट एग्ज़ाम बहुत ईजी हो चुका है। पहले बहुत हार्ड था, अभी तो बहुत ईजी हो चुका है। अभी आप लोगों के सामने क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है आपके सामने। हिंदी साहित्य के इतिहास को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास ये कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में एक समुद्र है। अगर आपको नेट एग्ज़ाम को बैठना है, सेट एग्ज़ाम को बैठना, तो ये जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो है, ये जो समुद्र के अंदर आपको जाना पड़ेगा। समुद्र की गहराई को तो आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इतने बड़े समुद्र में हम जाएं तो जाएं और कहाँ फंस जाएं ये हमारा कुछ नहीं है। लेकिन इससे ये है कि समुद्र, जब कहा गया ना, सागर का पानी गागर में भरना है। हम सागर को गागर में भरना है, मतलब कि सागर का जितना पानी है ना, समुद्र का, उसको घड़े में भरना है। तो हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। हमें इतने बड़े समुद्र में तो जाना है, लेकिन उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए सही है, कौन से कवि को पढ़ना है, कौन से गद्यकार को पढ़ना है, कौन सा उपन्यास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यह सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है, समझना है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या पढ़ना है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या उसके अंदर छोड़ना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने जेआर क्वालिफाई किया था, उस टाइम पे हमारे जनरल पेपर फर्स्ट सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर, इस तरीके से हमारा पेपर हुआ करता था। जनरल पेपर के अंदर उस टाइम पे क्या है, क्वालिफाई करना पड़ता था। आप लोगों को जनरल पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, 18 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, 18 क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर क्वालिफाई कर। लेकिन आज तो ऐसा है ही नहीं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को तो कॉमन कर चुका है। आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई भी नहीं हो रहे हो तो सेकंड पेपर में अच्छे अंक लेके आ जाओगे, आपका जेआरएफ हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो इसलिए जो मेरे प्रिय प्यारे विद्यार्थी, सभी को मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपना रणनीति बनाइए, जिस तरीके से हमने बनाया था, पढ़ने का एक तरीका अपनाइए। अंधाधुंधा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, आप एक लिस्ट बना लीजिए। देखो, ऑलरेडी आप लोगों को क्या है, सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कितने काल भागों में पढ़ते हैं, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य को तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ना शॉर्टकट ट्रिक से हम अपना लेंगे और हम नेट एग्जाम पास कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक हिंदी साहित्य कैसा है, आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, इसको रिवीजन बहुत जरूर होता है। आप एक बार पढ़ लोगे, 7 दिन के बाद सब भूल जाओगे। एक भी दिन पढ़ लिया, 7 दिन के बाद आप भूल जाओगे। फिर
7 दिन के बाद दोबारा पढ़ोगे फिर और भूल जाओगे। तो इसके लिए क्या आपको रिपीट रिवीजन भी करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आप एक नेट एग्जाम को और सेट एग्जाम क्लियर पास होगे। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने कितने कालों में पढ़ते हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। ठीक है, यही तो पढ़ना है हम लोगों को, और क्या पढ़ना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। ये 4 काल है। अभी इस 4 कालों के अंदर आपका सारा का सारा खेल है ना आधुनिक काल का ही है। मेन आधुनिक काल ही है, आपके ऊपर सारा एग्जाम का सारा पूरा केंद्र बिंदु आधुनिक काल है। आदिकाल में हम आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य पढ़ते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है, प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं। उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा साहित्य है वो, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आप आगे आ जाओ, भक्ति काल में आ जाओ। भक्ति काल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल में हम देखते हैं भक्ति कितनी प्रकार की है। भक्ति 2 प्रकार की होती है। भक्ति हमारी 2 प्रकार की है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति के अंदर देखना पड़ेगा हम लोगों को, पहले तो निर्गुण भक्ति को समझना पड़ेगा। निर्गुण भक्ति है क्या है? देखो, निर्गुण भक्ति वहाँ भक्ति है जो कि हमारा क्या है, जो भगवान है, जो हमारा खुदा है, उसका पूजा पाठ जो भी करते हैं, उसकी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, हम उसको महसूस करते हैं। वो निर्गुण है, निराकारी है, हमें उसको पता ही नहीं है क्या है उसका रूप, वो है निर्गुण भक्ति। अभी निर्गुण भक्ति के अंदर प्रमुख कवि कौन कौन आते हैं? निर्गुण भक्ति 2 प्रकार की है, एक संत शाखा और एक सूफी शाखा है। संत शाखा के अंदर हमारे कौन से कवि आते हैं? संत शाखा के सबसे मेन कवि है संत कबीरदास है। सूफी शाखा में देख लो, उसके मेन कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखो, संत में गुरु नानक को पढ़ते हैं, रैदास को पढ़ते हैं। संत में, सूफी में चले जाओ, मलिक मोहम्मद जैसी है, कुतुबुद्दीन है, मुल्ला दाऊद है। इस तरीके से क्या है, हम निर्गुण भक्ति पढ़ेंगे। अभी सगुण में चले जाओ, सगुण भक्ति में क्या है? यहाँ पर भी 2 प्रकार की भक्ति है, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। अगर राम भक्ति का सबसे प्रमुख कवि कौन है तो गोस्वामी तुलसीदास है। हमें गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर इधर कृष्ण भक्ति में सबसे मेन कवि कौन है? सूरदास है। अभी सूरदास है, सूरदास के अंदर हम पढ़ते हैं तो कृष्ण भक्ति में उसमें अष्टछाप के कवि भी आ जाते हैं। हम अष्टछाप के कवि को भी समझना पड़ेगा और खुद सूरदास की भक्ति को भी समझना पड़ेगा। ये कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सगुण शाखा। इस तरीके से हम भक्ति काल के अंदर, भक्ति काल है ना, बहुत इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, वो भी बहुत छोटा है, लेकिन हमें उसके मेन कवि को समझना पड़ेगा। यहाँ पर मेन कवि कौन सा आपका? तुलसीदास है। यहाँ पर सूरदास है, अष्टछाप के कवि। उसके अंदर मेन है नंददास है। तो इस तरीके से इनको समझेंगे। अब आगे चलते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल क्या है? रीति मुक्त कवि और रीतिबद्ध कवि। रीति मुक्त जो कि ऐसे कवि है हमारे घनानंद जैसे, जो रीति मुक्त होके लिखे। अब जैसे कि ये है हमारे मतीराम, केशव और ये सारे हमारे कवि हैं जो बिहारी, ये रीतिबद्ध होके। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, हम इनको समझना पड़ेगा। कवि को समझने पड़ेगा रीति मुक्त क्या है, रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है, इनको समझना पड़ेगा। ये भी इतना कुछ नहीं, पूरी की पूरी आपकी जो मध्यकालीन कविता है, रीतिकाल, पूरी की पूरी ब्रज भाषा से भरी हुई कविता है। तो हमें यहाँ पर ब्रज भाषा को साथ लेके चलना पड़ेगा। और हम आधुनिक काल में चलते हैं। आधुनिक काल के अंदर क्या है? आधुनिक काल को भी कई प्रकार से यहाँ पर गद्य भाग के प्रकार से डिवाइड किया गया। जैसे गद्य के अंदर हम पे देखते हैं नाटक, नाटक के बाद चलते हैं उपन्यास, उपन्यास के बाद चलते हैं निबंध, निबंध के बाद चलते हैं फिर क्या है, आत्मकथाएं, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत, डायरी। इस तरीके से हमारा क्या है, एक आधुनिक काल का है। फिर हम कविता पढ़ते हैं तो देखते हैं प्रेमचंद युग की कविता, फिर द्विवेदी युग का कविता, फिर क्या है छायावाद कविता है, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उत्तर नई कविता है। तो इस तरीके से क्या है, आपको आधुनिक काल के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों, जो आप लोग जो नेट और सेट एग्जाम को बैठ रहे हो ना, सबसे पहले हम लोगों को है ना इन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कौन से कॉन्सेप्ट है? अगर आप आदिकाल से पढ़ रहे हो तो आदिकाल से कालानुक्रम कहाँ से कहाँ है। यहाँ पर कालानुक्रम कोई एक हिंदी साहित्य के इतिहासकार के अनुसार नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार अलग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसाद के अलग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग है, राहुल शंकरत्यान अलग है। इस तरीके से हमारे जो हिंदी साहित्य के इतिहास उनके अलग अलग के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा हिंदी साहित्य को। अगर आप सोच रहे हो कि सर हम एक दिन में, एक महीने, 2 महीने में हम हिंदी साहित्य को पढ़ के हम नेट एग्जाम पास कर लेंगे, सेट एग्जाम पास कर लेंगे, अगर आप ऐसा एक कल्पना कर रखे हो, ऐसा अगर सोच रहे हो तो आप कभी नहीं पास करोगे। देखो जी, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल टाइम ही देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं, आपको तो
4 महीना तो बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, 4-4 घंटे 5-5 घंटे निकाल कर तो पढ़ना पड़ेगा। फिर धीरे 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 क्या है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास है ना, आपको इतना ईजी होने लग जाएगा, इतना ईजी होने लग जाएगा, जिस तरीके से आप सागर में घुसे थे वो सागर वाला पानी आपको कुएं जैसा हो जाएगा, और कुएं वाला पानी आपके घड़े में आ जाएगा, और घड़े का पानी एक चम्मच में आ जाएगा, और आप बाद में चम्मच वाला पानी आप लेके पी जाओगे, तो हिंदी साहित्य इतिहास को आप पी जाओगे अंदर ही, तो इतना इजी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक टाइम नहीं निकालोगे तो आप फिर इस साहित्य को और इस नेट एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। और ये तो है नए नए स्टूडेंट, उनके लिए तो टाइम निकाल। अब जो ऑलरेडी 1 बार दे दिया है, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया है, 5 बार नेट एग्जाम को सेट एग्जाम को बैठते आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, 2 महीना टाइम होता है, उसी टाइम पे पढ़ते हैं, अब उस टाइम पे एग्जाम सेंटर में जाके बैठ जाते हैं। प्रेमचंद का क्वेश्चन है, राहुल संक्रांत में आंसर कर देते हैं, और राहुल संक्रांत का अर्थ है तो महाप्रसाद द्विवेदी में आंसर कर देते हैं, महाद्विवेदी प्रसाद का क्वेश्चन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कंफ्यूज ये सही है वो सही है ये सही है, पूरा कंफ्यूज, पूरा का पूरा पेपर ऐसी की तैसी करके आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको कंसिस्टेंसी, आपको बैठना पड़ेगा, बैठकर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही आप क्या हिंदी साहित्य की प्रार्थना में ग्रिप बनाओगे, वरना आपकी ग्रिप नहीं बनेगी। फिर आप जैसे कि गोदान आया है, क्वेश्चन आ रखा है गोदान से, आप देख रहे हो कि ये क्या हजारी प्रसाद का, ये पूरा कंफ्यूज है, हिंदी साहित्य पूरा आप अधूरा अधूरा पढ़ोगे तो पूरा कंफ्यूज कर देगा आपको हिंदी साहित्य पूरा कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल और हमारा क्या है आदिकाल। आदिकाल में देखो फेमस कवि कौन आ रहे हैं, चंद बरदाई मेन, जो पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो के अंदर कितने क्या है, कितने भाग है, उसमें क्या क्या कर रखा है, किसको डेडिकेट है, इसको पढ़ना है। सिद्ध साहित्य में, सिद्ध तो पता ही है आप लोगों को, सिद्ध में 2-3 ही कवि प्रमुख है। जैन साहित्य में आओ, नाथ में गोरखनाथ, ये तो बहुत कम है ना, इनको समझना है। इसके बाद इनकी प्रवृत्ति आपको समझना है। कुल मिला के आपको धीरे 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 करके हिंदी साहित्य को समझते समझते आगे बढ़ना होगा। आप सोच रहे हो कि एक ही बार में हम पढ़ लेंगे, एक ही बार अंदर कर लेंगे, कभी नहीं होगा। आप जो हिंदी साहित्य को पढ़ के अंदर करने रहो, अंदर है ना, वो आपका साहित्य नहीं जाएगा, फिर आपको जहर ही जाएगा अंदर। तो हमें ऐसा नहीं करना है, धीरे स्टेप टू स्टेप आपको पढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा, अगली बार आप लोगों को आधुनिक काल, सॉरी ये क्या बोलता हूँ, आदिकाल के अंदर कौन कौन कवि को पढ़ना है, क्या है, मैं इसको बताऊंगा। भक्तिकाल के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट कवि है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, वो बताऊंगा मैं। फिर रीतिकाल में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन सा कवि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बताऊंगा। फिर आधुनिक के काल के अंदर तो पूरा का पूरा हमारा तो हिंदी साहित्य ही उसके ऊपर है, टिका हुआ है आधुनिक काल के ऊपर। तो आधुनिक काल के अंदर में कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, इनका सारा डिटेल बताऊंगा। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, प्रेमचंद पूर्व युग। और नाटक के अंदर हम नाटक किसको फोकस कर रखे हैं, प्रसाद ही फोकस किया, जयशंकर प्रसाद फोकस कर रखे। यहाँ पर जब हम निबंध आलोचना में चलते तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला। ये इस तरीके से इन चीज़ों को समझना होगा। समझने के बाद आपको अर्थ आएगा, अर्थ आने के बाद धीरे 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 क्या है, आपके दिमाग में हिंदी साहित्य जाने लग जाएगा। तो आपका फायदा कहाँ पर होगा, फिर जब तर्क के क्वेश्चन पूछते हैं, तर्क के क्वेश्चन सारे आपके सही जाएंगे। फिर जो हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी आपके सही हो जाएंगे। धीरे धीरे करके हम लोगों को समझते पढ़ते जाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या है नेट और सेट एग्जाम को क्रैक करोगे। वरना क्या है, फिर हिंदी साहित्य क्या समुद्र में अंदर चले जाओगे, गुम हो जाओगे आप लोग। तो मेरे जो विद्यार्थी है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं खुद बहुत मतलब कि हमने पढ़ा है, पढ़ाई करने के बाद हमने जेआरएफ क्रैक किया है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़ के ही जेआरएफ क्रैक करोगे। हमने तो बहुत पढ़ा है, हमने तो 1-1 साल पढ़ा, हमें कुछ आइडिया नहीं था। आजकल तो यूट्यूब पे देखो, और एक मैं बता देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पूरी कतार लगी हुई है यूट्यूब पर पढ़ाने वाला। अरे जिसने एमए भी क्वालिफाई नहीं किया वो भी नेट का क्लासेस चला के पढ़ा रहा है आप लोग। तो आप लोगों को है ना ऐसा जो यूट्यूबर है उस पर देखना है ये क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं, तब जाके आप क्या है उस चीज़ को। हम देखते हैं कई स्टूडेंट इतने कन्फ्यूज हैं, 10 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, 10 जगह के मटेरियल ले लेते हैं और उसके अंदर एक भी नहीं आता है, सबका सब पेपर में गलत करके आ जाते हो। ऐसा नहीं करना है। मेरे जैसे कोई और जेआरएफ कर रखा है, कोई नेट पास कर रखा है, ऐसे से आप गाइड लीजिए और आप उनसे कुछ सीखिए और आपको वो अच्छा मार्गदर्शन करेगा। और मैं भी चाहूँगा कि नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लेके आऊँगा तो आपको क्या है सिलेबस बताऊँगा। मैं पहले तो सिलेबस बताऊँगा, हिंदी साहित्य का सिलेबस। आपके नेट के अंदर क्या सिलेबस दे रखा है, सेट के अंदर क्या सिलेबस दे रखा है। नेट और सेट कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम ही है।
तो आप लोगों को क्या कैसे ट्रिक से आगे घुसना है, नाटक को कैसे याद करना है। अरे भाई नाटक को कैसे याद करना, जयशंकर प्रसाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव सामने को किस तरीके से हमें पढ़ना है। और इसी के साथ चंद्रकांत, ये हम इधर चलते थे, अपना क्या था, प्रेमचंद जी के उपन्यास के ऊपर फोकस करना है। तो इस तरीके से क्या हमारे जो तार सप्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वास्य हैं, अज्ञान के जो हम लोगों ने तार सप्तक निकाले थे, सारे सप्तकों को पढ़ना। मैं पूरी डिटेल आप लोगों को क्या है नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप मैं बताता जाऊंगा। चाहूंगा कि जो मेरे द्वारा आपको मैं बता रहा हूं, तो कुछ न कुछ स्टूडेंट को ये फायदा पहुंचेगा, कुछ लाभ पहुंचेगा करके बताते हुए मैं यहाँ से अपना सा कुछ थोड़ा सा परिचय देना चाहता था। मैं परिचय देके नेक्स्ट जब भी आएगा पूरा सिलेबस लेके आऊंगा आप लोगों को, उसके अंदर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पढ़ना जरूरी नहीं है, इससे जानना छोड़ना क्या जरूर है। नेट के अंदर अगर नेट तो सेट बैठ रहे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर कौन सा सिलेबस को छोड़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर आपको क्या छोड़ना है अगर ये मालूम हो जाएगा तो आप 100% नेट को JRF से पास करोगे, क्योंकि मैं यहाँ से वादा करता हूँ आप लोगों को। तो मेरे प्रिय प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो आकांक्षी, आप जो बैठना चाहते हो, तो मैं अगली बार आपको स्टेप स्टेप करके लेके जाऊँगा। हम आधुनिक आदिकाल पढ़ेंगे, चंद्रवरदाई को पढ़ेंगे, ठीक है, विद्यापति को पढ़ेंगे। ऐसे करते करते फिर हम भक्ति काल में जाएंगे, निर्गुण भक्ति पढ़ेंगे, सगुण भक्ति पढ़ेंगे, फिर रीति काल में जाएंगे, फिर केशव को पढ़ेंगे, फिर बिहारी को पढ़ेंगे, जो कि सागर में गागर भरने वाले कवि को पढ़ेंगे, फिर घनानद को पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर आगे चलेंगे आधुनिक काल को पढ़ेंगे। पूरा आधुनिक काल के पूरी विधा को पढ़ के आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे नेट एग्जाम को पास किया जाता है। नेट देखो, कोई भी युद्ध में जा रहे हो, कोई लड़ाई के अंदर जा रहे हो, कोई युद्ध करना है, तो उससे पहले हमें को अपनी तैयारी करना है। तैयारी करने पे से पहले क्या है, आगे का प्लान करना पड़ेगा। एकदम नहीं घुसना हिंदी साहित्य के अंदर, फिर आप क्या है समुद्र में गुम हो जाओगे। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलेंगे। मैं चाहूँगा अगली बार आऊँगा तो सिलेबस लेके आऊँगा, आपको सिलेबस के अंदर पूरा डिटेल बताऊँगा। इसी के साथ मैं अपना परिचय और एक बार दे देता हूँ। मैं दिलीप राठौड़, MA हिंदी नेट सेट क्वालिफाइड, और मैं 2016 में मैंने JRF क्वालिफाई किया हूँ। तो इसलिए क्या है, अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज के अंदर मैं लेक्चरर हूँ। आप मेरे वीडियो और अन्य वीडियो है मेरे यूट्यूब के अंदर देख सकते हो। मैं ऑलरेडी मैं लेक्चरर हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी अपनी तरफ से ज्ञान दो और कुछ स्टूडेंट को अच्छे से बात बताऊँ, ताकि आप भी नेट सेट एग्जाम JRF से क्लियर करो। यही कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।